Hello my dear students, welcome to the channel Physics by ममता सिंह। प्रीवियसली मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लास 12 का CBSE सैम्पल पेपर अप टू क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली रीजनिंग्स मैंने डिस्कस की थी जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे एंड रिमेनिंग पार्ट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया था, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 को दोबारा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M से दिखाते हैं एंड द अदर नेम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो वो किस पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है हमसे ये पूछा है कि वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसने कहा है फॉलोइंग, चार जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। तो पहला फैक्टर देखते हैं, रेट एट विच करंट चेंजेस इन द टू कॉइल। अब जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर दोनों कॉइल में हम करंट चेंज की बात नहीं करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर या म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या बोलते हैं, चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में करंट को और फ्लक्स इससे रिलेटेड चेंज होता है सेकेंडरी कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। सो हम प्राइमरी में चेंज करते हैं, हम दोनों में चेंज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा बिकॉज आप कितना क्लोज रख रहे हो दोनों कॉइल्स को, किस एंगल से किस पोजीशन में रख रहे हो, ठीक है, कितना दूर रख रहे हो, इस बात पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखें तो एट विच वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द टू कॉइल्स, अगेन टू कॉइल्स दे दिया है, ठीक है, तो दोनों कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बोलते हैं। देन करंट इन द टू कॉइल्स, अगेन टू कॉइल्स दे दिया है, दोनों कॉइल में करंट के ऊपर प्राइमरी में करंट को चेंज करते हैं, सेकेंडरी में ईएमएफ आता है, दैट इज़ व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक ही ऑप्शन इनमें से सही है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। आपने एक टॉपिक पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका हमारे पास रिजल्ट आया था ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का, E इक्वल्स टू BLV, राइट। तो बिल्कुल उसी टाइप का एक ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है कि एक स्क्वायर शेप का आपके पास में कॉइल है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का लूप है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है एंड इनटू द प्लेन, क्रॉस से दिखाई हुई है, राइट। तो अब जब हमने डेरिवेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका किया था तो हम वहाँ क्या लेते थे, एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल और एक कंडक्टर को मूव करते हैं उसके अंदर, यानी कि 3 साइड्स रेक्टेंगल की फिक्स रहती हैं, 4th वाली साइड फ्री टू मूव है, उसको मूव करते हैं तो कॉइल का एरिया चेंज होता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज आता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आप पूरे स्क्वायर शेप का जो कॉइल है उसको मूव कर रहे हो, तो एरिया स्क्वायर का कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मूव कर रहे हो वो यूनिफॉर्म और वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला देखना ज़रा, फैराडे का सेकंड लॉ मैंने साइड में लिखा हुआ है। ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद चेंज इन टाइम, नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है, ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस से दिखाया हुआ है वो भी यूनिफॉर्म है, राइट। एरिया जो है कॉइल का वो भी यूनिफॉर्म है क्योंकि आप किसी भी साइड को, सिंगल साइड को मूव नहीं कर रहे हो, पूरी कॉइल को मूव कर रहे हो, दैट मीन्स एरिया भी उसका कांस्टेंट है। तो ईएमएफ क्या आएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। दैट मीन्स इसके अंदर पूरा स्क्वायर शेप का कॉइल मूव कर रहा है कंप्लीट, इस वजह से ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0। अगर वन ऑफ द साइड का मूवमेंट होता, सिर्फ ओनली वन साइड, देन इसके अंदर क्या चेंज होता, फ्लक्स चेंज होता। तो इसके अंदर यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पुटअप हो सकता है एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको फ्लक्स दे दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को न्यूमेरिकल नंबर नहीं, एक फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है। देख सकते हैं आप, फ्लक्स दिया है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स 5t² + 3t + 16, और क्या कहा है, ईएमएफ निकालिए, इंड्यूस ईएमएफ, कब, t = 4, टाइम = 4। अब टाइम 1 दे दें, 2 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, t = 1 सेकेंड पे निकालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है। फैराडे का सेकेंड लॉ आप जानते हैं, ईएमएफ मैंने लिखा हुआ है साइड में आपको डिस्क्राइब करने के लिए,
EMF किसके इक्वल है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? 5t² + 3t + 16। देखो मैंने पुट कर दी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं d/dt डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5t² का भी, d/dt डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3t का भी, ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, d/dt डिफ्रेंशिएशन करोगे 16 का भी। तो आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, पावर हम आगे लेते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 5t², 2 को आगे लेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 10 और t की पावर एक कम हो जाएगी, t हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, t की पावर क्या है? 1, 1 को आगे लेंगे, 3 × 1 3 रहेगा, t की पावर क्या हो जाएगी? 0। 16 ओनली न्यूमेरिकल नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0। तो देखो 16 का डिफ्रेंशिएशन करा, वहाँ क्या लिख दिया मैंने? 0। तो डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या आ गया? 10t + 3। अब टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम की प्लेस पे क्या रख देंगे? 4। तो 10 × 4 40 + 3 दैट इज़ 43 और विद नेगेटिव साइन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड कितना आ जाएगा? -43 वोल्ट। सो आपको फ्लक्स दे दिया जाए, EMF फाइंड करना है और फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो आप उसे डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट द EMF, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन देखिए आप। अब ये रीजनिंग है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। आपको 4 ग्राफ गिवन है। पहले देख सकते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी इनवर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो करंट देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इनवर्स ग्राफ है। दूसरा देखो कांस्टेंट है। तीसरा क्या है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ वाला यूनिफॉर्म नहीं है, पहले डिक्रीज़ कर रहा है करंट, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। अब आपको किसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है? प्योर कैपेसिटर, यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, कि जो कि चैप्टर आपने 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC सिंबल से दिखाते हैं, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc। व्हाट इज़ ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 2π × फ्रीक्वेंसी। तो देखो ओमेगा की प्लेस पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया है? 2π × फ्रीक्वेंसी। अब आपको समझ में आ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के क्या आ गया? इनवर्स। दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज़। अब मैंने साइड में देखो एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। और आप जानते हैं जब भी किसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो डिक्रीज़ हो जाता है तो करंट सर्किट में क्या हो जाता है? इंक्रीज़। इन अ सिमिलर वे कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर डिक्रीज़ करेगा, XC डिक्रीज़ करेगा, तो करंट जो है सर्किट में क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। अब आप खुद बताओ फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, देन करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक ही ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी और करंट जो है वो डायरेक्ट आ रहा है। कौन से वाला ऑप्शन है? थर्ड। आप देख सकते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी सीधा ग्राफ दे रखा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज़ करता है, देन करंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज़। अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इंडक्टर के लिए आ जाए तो आप जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से दिखाते हैं, और वो क्या होता है? ω/L। वो अपॉन में नहीं होता, वो किसके इक्वल होता है? ω/L। वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? डायरेक्ट। तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है? अ 20 वोल्ट AC इज़ अप्लाइड टू अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस एंड अ कॉइल। कॉइल मतलब इंडक्टर। तो आप 20 वोल्ट, यानी कि टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, किसके अक्रॉस अप्लाई करें? रजिस्टर एंड अ इंडक्टर। ठीक है। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज़ 12 वोल्ट, तो जो वोल्टेज है अक्रॉस रजिस्टर वो कितना है? 12। तो कॉइल इंडक्टर का निकालना है। तो आप याद करना LCR सर्किट। अगर हम LCR सर्किट में
जो इम्पीडेंस ट्राइंगल होता है, इम्पीडेंस ट्राइंगल, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला आता है हमारे पास V इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। इन केस अगर VL ग्रेटर होता है और अगर VC ग्रेटर होता है तब क्या फॉर्मूला आता है, V इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। तो यहाँ कैपेसिटर तो गिवन है ही नहीं, तो मैंने कैपेसिटर हटा दिया। तो यहाँ देखो टोटल वोल्टेज का क्या रिलेशन आ जाएगा, जो टोटल वोल्टेज है सर्किट का वो किसके इक्वल होगा, दो ही डिवाइसेस गिवन है, तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। टोटल दे रखा है आपको 20, रजिस्टर के अक्रॉस कितना है 12, तो VR की प्लेस पे मैंने 12 का स्क्वायर, इंडक्टर मुझे फाइंड करना है। एंड रेस्ट इज़ कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लेना आप इसका आंसर और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि 16 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये रीजनिंग है तो मैं इसको आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या कहा है इसके अंदर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड द करंट इन अ सीरीज सर्किट। कितना दे रखा है, एक सीरीज सर्किट है यानी कि डिवाइसेस जो हैं सीरीज़ में कनेक्टेड है, उसके अंदर वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस गिवन है। सी द वोल्टेज E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, EMF और V आप किसी में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो E से दिया है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट देखो क्या दे रखा है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके कि वोल्टेज और करंट यानी कि EMF और करंट के बीच में फेज़ डिफरेंस है, वहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, वहाँ भी ओमेगा टी है, करंट में भी ओमेगा टी है, लेकिन करंट में ओमेगा टी के साथ प्लस पाई बाई 3 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 का मतलब आप समझ सकते हैं कितना डिग्री, उसको चेंज कर लो। पाई क्या होता है आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री जो है करंट लीड कर रहा है। और आप जानते हैं करंट लीड किस केस में कर सकता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है इसने, पाई बाई 3 लीड कर रहा है, तो कौन सा सर्किट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखना, इसने क्या कहा है, इसने कहा है RL सर्किट में, देन क्या कहा है RC सर्किट में। अब RL आप जानते हैं इंडक्टर में तो करंट जो है लैग बिहाइंड करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ इंडक्टर आ जाता है और कैपेसिटर है नहीं, RL का है, तो करंट क्या रहेगा, लैग बिहाइंड करेगा। RC सर्किट में क्या करेगा, वो लीड करेगा। इसने क्या कहा है नेक्स्ट, LCR सर्किट में। ठीक है, उसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, लीड भी कर सकता है और लैग बिहाइंड भी, डिपेंडिंग कि कौन ज़्यादा रोल बेटर प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखना RC सर्किट एंड LCR सर्किट, तो ये दोनों ऑप्शन में आ सकता है। तो करंट लीड कर सकता है किसके अंदर, RC सर्किट के अंदर भी, ठीक है, और LCR सर्किट के अंदर भी। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि करंट लीड करने की सिचुएशन कहाँ पे आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए RC सर्किट में भी जहाँ रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, तो रजिस्टर में तो सेम फेज़ में रहता है, कैपेसिटर लीड करेगा। LCR में भी लीड कर सकता है, अगर वोल्टेज किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस ज़्यादा होगा, तो वहाँ वो लीड कर सकता है। तो अब ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। अभी ये आपका सेक्शन A, ठीक है, तो सेक्शन A मैंने आपका सैम्पल पेपर का कवर कर दिया है। अभी मैं आपको सेक्शन B के लिए नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी, एंड सिमिलरली सेक्शन C के लिए एक और सेपरेट वीडियो। तो छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा कर दूँगी मैं इस सैम्पल पेपर को, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, यू कैन शेयर द वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।